ऑल ऑफ सडन या बहुत ट्रिवियल ये छोटी सी बात पे एंजाइटी हो जाएगी कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हाय ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा। कि कुछ कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी साथ में आते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, है ना, घबराहट होना। एंजाइटी सबको तो नहीं हो रही है डिसऑर्डर, तो अगर किसी में हो रहा है तो उसकी कोई वजह। दूसरा, बहुत सारे कंडीशंस के हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो अनकंट्रोल्ड और अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड्स की वजह से भी ये हो सकता है। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी मेंटल हेल्थ को लेकर जानकारी की कमी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ केसेस के माध्यम से मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की, जानकारी साझा करने की। प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे एंग्जाइटी की। पहला केस कमल का है। कमल एक काल्पनिक नाम है। कमल की सिस्टर ने हमें बताया कि कमल पिछले कई महीनों से परेशान है। हमने कमल से बात की तो उन्होंने बताया कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। चूँकि उनको इस कंपनी में काम करते हुए बहुत साल हो गए हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। कंपनी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देना चाहती, इसलिए उन्हें जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है। हर समय एक बेचैनी सी रहती है, दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है जॉब से रिलेटेड, जैसे टाइमलाइन मिस ना हो जाए, काम पेंडिंग है, बॉस ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, ये जॉब नहीं रहा तो, वगैरह वगैरह। घर को लेकर भी बहुत सी नेगेटिव बातें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, जैसे बेटी के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, वाइफ मुझे छोड़कर चली गई तो, और भी इसी तरह की बहुत सी बातें। रात को देर तक उन्हें नींद नहीं आती, अगर आती भी है तो हमेशा रात को 3 बजे के आसपास अचानक नींद खुल जाती है। वो हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, कमज़ोरी सी लगती है, भूख भी नहीं लगती। इसलिए वो फिजिशियन से मिले, उनके कई सारे टेस्ट करवाए गए, लेकिन सब नॉर्मल थे। दूसरा केस है दिव्या का। दिव्या की कहानी भी सच्ची है, क्योंकि वो मेरी स्कूल फ्रेंड है। कहानी शुरू होती है तब जब हम बहुत छोटे थे, शायद 6-7 साल के। उसके पेरेंट्स जब कभी ट्रैवल कर रहे होते थे तो उसे लगता था कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, और जब तक वो वापस नहीं आ जाते थे या उनका फ़ोन नहीं आ जाता था, दिव्या परेशान रहती। दिव्या को अपने पेरेंट्स को लेकर लगता था कि कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, इसलिए जब उसके पेरेंट्स सो रहे होते थे और अगर उसकी नींद खुल जाती तो वो अपने पेरेंट्स की हार्ट बीट चेक करती, और जब उसे कंफर्म हो जाता कि उनकी सांस चल रही है तब उसे तसल्ली होती। फिर उसकी शादी हो गई। अब उसके हस्बैंड और उसके बच्चों को लेकर के भी उसको यही चिंता बनी रहती है। वो जब भी घर से बाहर होते हैं वो उन्हें बार बार फ़ोन करती है, मैसेज करती रहती है। उसके हस्बैंड को लगता है कि वो पॉसेसिव हो रही है, और बच्चों को लगता है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। तो वो कहती है मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर ये नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं। अब तो उसको ये डर घर से बाहर के लोगों के लिए भी होने लगा है, इसलिए वो कभी ऑनलाइन सामान भी नहीं मंगवाती। तो कुछ लोगों को जो ये हर वक्त चिंता लगी रहती है, ये नॉर्मल है या फिर कोई बीमारी है? हम कैसे पहचानें कि हमें या हमारे किसी अपने के साथ कोई मानसिक समस्या है? इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। आप एसएमएस हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक सेंटर में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। सर, अभी जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने जो केस डिस्कस किए, इनको सुन के कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि कुछ सामान्य नहीं है, कुछ तो इन लोगों के साथ दिक्कत है, पर जैसा कि हम समझ रहे हैं कि इनको एंग्जाइटी है, क्या ये बात सही है? जी, एंजाइटी बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत कॉमनली इसको आजकल यूज़ किया जाता है। एंजाइटी एक सामान्य इमोशन या एक सामान्य बिहेवियर है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो व्यक्ति का एंग्शियस होना काफ़ी हद तक नॉर्मल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चे के एग्ज़ाम हैं तो उसको एंजाइटी होती है, और कुछ हद तक वो एक यूज स्ट्रेस पैदा करता है और उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं या जो एंजाइटी होती है वो बहुत छोटी छोटी बातों पे हो जाती है, जिस पे नहीं होना चाहिए, या उसका जो ड्यूरेशन है वो सिम्टम्स या एंग्शियस जो रहता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। तब हम जाके उसको बोलते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। तो एंजाइटी जो है वो कई तरह की होती हैं, विभिन्न प्रकार की एंजाइटी होती है। स्पेसिफिकली जैसे अपन बोलें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, फोबिक डिसऑर्डर्स हैं, या स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं, एगोरोफोबियाज़ हैं, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। तो एंजाइटी को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है एंजाइटी का। ये आपने जो बहुत सारे एंग्जाइटी के नाम बताए, मुझे लगता है इन पर हम शॉर्ट वीडियोस में आपसे आगे बात करना चाहेंगे।
पर मुझे लगता है जो सबसे कॉमन जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, आज हमें उस पर बात करनी चाहिए सर, वो कौन सा है? जी, जैसे आपने बताया कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पे हम बात करते हैं, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में जनरली क्या होता है कि बैकग्राउंड में कोई कारण नहीं होता है कि किस चीज़ पे वो एंजाइटी होती है। ऑल ऑफ सडन या बहुत ट्रिवियल या छोटी सी बात पे एंजाइटी हो जाएगी कि आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हाय ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अत्यधिक चिंता के जो विचार आते रहते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से लगातार अगर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और इसके साथ में होता है कि कुछ कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी साथ में आते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाना, है ना, घबराहट होना, कई बार पसीने आ जाना, और साथ में वो फोकस नहीं कर पाते हैं किसी काम पे, फोकस नहीं कर पाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं वो हम जनरलाइज्ड एंजाइटी के अंदर इसको गिनते हैं। सर, तो जैसे शुरू में हमने जो केसेस डिस्कस किए, इन दोनों के, जो कमल का केस था और जो दिव्या का केस था, दोनों के केसेस में सिम्टम्स थोड़े अलग अलग थे। जैसे कमल को लगातार चिंता बनी रहती है, जिस तरीके से कि जॉब को लेकर के और घर को लेकर के सारी नेगेटिव बातें, और जैसे कि दिव्या का सिर्फ अपने पेरेंट्स के डेथ को लेकर के या कोई भी उसका क्लोज है, या धीरे धीरे वो इतना बढ़ गई चिंता कि किसी भी इवन ऑनलाइन सामान मंगाने में भी वो चिंता करने लगी कि जो सामान लेकर आएंगे उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो गया तो वहाँ पर सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं दोनों में। तो क्या ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति में अगर एंजाइटी है तो कुछ एक थोड़ा 2-4 सिम्टम्स होंगे, किसी दूसरे में कुछ 2-4 होंगे? साइकेट्री के अंदर या मनोचिकित्सा में जो रोगों का वर्णन है या जिनको हम रोग मानते हैं, उनका जो आधार है वो एक सिंड्रोमिक अप्रोच है या क्राइटेरिया बेस्ड है। क्राइटेरिया बेस्ड का मतलब है कि कुछ सिम्टम्स दिए होते हैं, उन सिम्टम्स में से कोई भी पर्टिकुलर उसके अंदर 2 सिम्टम, 3 सिम्टम या एक एसेंशियल सिम्टम, बाकी सपोर्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं। तो किसी में कोई सिम्टम हो सकता है, किसी में वो नहीं भी हो सकता है, और कई बार एक ही सिम्टम 2-3 डिजीजेज में भी होते हैं। जैसे स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, वो हम कई बीमारियों के अंदर मिलेगा, वो आपको डिप्रेशन में भी मिलता है, वो आपको एंजाइटी में भी मिल सकता है, वो आपको बाकी डिजीजेज में भी मिलता है। तो जो एसेंशियल क्राइटेरिया है कि भाई बिना बात ही उसको चिंता रहती है या अनहोनी की आशंका है या छोटी छोटी बातों पे आशंका है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही केसेस के अंदर ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि एंजाइटी जो प्रोपोर्शनेट है, जो सिम्टम्स हैं या जो चिंता है, वो उस पर्टिकुलर चीज़ से प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो बहुत एक्सेसिव है, या उसकी रिस्पॉन्स में जो उसकी इमोशनल रिएक्शंस हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हैं। तो वो हमारे जनरलाइज्ड एंजाइटी में आता है। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि जब नॉर्मल चिंता तो ठीक है, पर जब वो एक प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाए तब हमें फिर समझना चाहिए कि अब दिक्कत है और हमें कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो सर, जैसे किसी भी बीमारी को लेकर के लगता है, तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर के भी लगता है कि ये आखिर क्यों हो जाती है, एंग्जाइटी सबको तो नहीं हो रही है डिसऑर्डर, तो अगर किसी में हो रहा है तो उसकी कोई वजह? जी बिल्कुल, एंजाइटी क्यों होती है, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कारण वो है आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस या इनहेरिटेंस होती है। उसके अलावा जो कारण हैं उसमें आता है आपका सोसाइटी के साथ में, या जो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें कोपिंग मैकेनिज्म हमारा प्रॉपर नहीं होता है कि हम इसी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे वो ठीक होगा। तो जो सोशल उसका जो रिदम है वो खो जाती है या वो ब्रेक हो जाती है, उसकी वजह से एंजाइटी होती है। कई बार बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका रोल भी होता है, स्पेशली सेरोटोनिन और डोपामिन को लेकर के, या जो दूसरे हैप्पी हार्मोन्स हम बोलते हैं, एंडोर्फिन्स हैं, उसकी वजह, उसके इम्बैलेंसेस से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सर, ये इम्बैलेंस किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं कि जिस तरह से फिजिकल डिजीजेज होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन किसी को भी हो सकता है ना, लेकिन उनके रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लाइफस्टाइल है। तो सारे जो फैक्टर्स हैं
वो सारे फैक्टर जिस तरह से फिजिकल इलनेसेस में काम करते हैं, उसी तरीके से एंजाइटी या दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी सारे मल्टीपल फैक्टर्स का इंटरप्ले होता है, और वो एक रीज़न बनते हैं कि आप कोई वल्नरेबल है, जेनेटिकली वल्नरेबल है, और उसको रिस्क फैक्टर्स या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स या स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस से वो उसको एक्सपोजर मिलता है, तो वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ मेडिसिन्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट में भी एंजाइटी हो जाती है, जी, वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है फिर? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से एंजाइटी हो सकता है। खासकर जैसे हम थायराइड वाली जो डिजीज़ के अंदर अनमॉनिटर्ड अगर थायरॉक्सिन या दूसरी जो ट्रीटमेंट करते हैं, और आप थायराइड के जो फंक्शंस हैं उनको मॉनिटर नहीं करते हैं, उस कंडीशंस में पॉसिबल है। दूसरा, बहुत सारे कंडीशंस के हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो अनकंट्रोल्ड और अनसुपरवाइज्ड स्टेरॉइड्स की वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा, एस्थमा में कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी हार्ट रेट बढ़ना या एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा कुछ जो ट्रीटमेंट चलते हैं, स्पेशली जिसमें दवाइयाँ होती हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, या कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं, या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, उनको छोड़ने पे, अचानक छोड़ने पे, अनसुपरवाइज्ड छोड़ने पे, जो मेडिकल गाइडेंस के साथ में नहीं छोड़ते हैं, अचानक से छोड़ देते हैं, तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स के तौर पे भी एंजाइटी होती है। अल्कोहल वगैरह को अगर आप अचानक छोड़ देते हैं बिना सुपरविज़न या आप बिना कंसल्टेशन के, तो उसमें भी जो है एंजाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और वजह हो सकती है, या जो हुई ये सफिशिएंट? देखिए, इसके अलावा होता है कुछ एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो ज़्यादा, जिनमें प्रीडिस्पोजिशन ऑफ एंजाइटी मिल सकता है। जैसे न्यूरोटिसिज्म पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो क्या करते हैं कि नेगेटिव चीज़ों का परसेप्शन और परसीव जो है उनका ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो परसेप्शन और परसीव ज़्यादा हो गया, तो वो दैट मे अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द डिसऑर्डर। दूसरा, कुछ होते हैं परफेक्शनिस्ट, जो हर चीज़ परफेक्शन से करना है, तो ये भी ट्रीट होता है। तो उनमें जब ये चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो पाती, या उनको लगता है कि बिल्कुल परफेक्शन से होनी चाहिए थी चीज़, वो नहीं हो रही हैं, तो भी वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, उनमें भी कई बार ये हो सकता है। कुछ लोगों में सेल्फ एस्टीम लो होती है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर भी एंजाइटी के डेवलप होने के या उसके प्रीडिस्पोजिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, तो जैसे आपने बताया पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी पे वो तो व्यक्ति की शुरुआत से है, तो वो उसको चेंज करने के लिए खुद कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए, जैसा हमने शुरू में बात करी थी कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इंटरप्ले करते हैं, यानी उनमें आपस में एक बैलेंस होता है। उन बैलेंसेस के अंदर अगर किसी भी तरीके से दिक्कत आती है, तो वो प्रीडिस्पोज करता है उसको। अगर वो वापस बैलेंस हो जाएगा, तो वो उतना ओवर्टली जाके वो नहीं होगा। तो अगर मान लो उसका सोशल सपोर्ट अच्छा है, उसका शेयरिंग के लिए कोई लोग हैं उसके पास में, या उसको गाइड करने के लिए कोई है, या उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छे से प्रॉपर से हो पा रहा है, तो वो कम हो सकते हैं उसके चांसेस होने के, या उसको वो जल्दी से उससे को कंट्रोल कर सकते। जैसे अपन ने देखा कि कोरोना के टाइम में जो भी कोरोना होने के लिए क्या आवश्यकता था कि वो या तो कोरोना से एक्सपोजर हो, सभी एक्सपोज हुए हैं कोरोना से, सबको कोरोना नहीं हो रहा है, किसी की इम्यूनिटी लो हो, है ना, वो पर्टिकुलर उसके लिए ससेप्टेबल हो। तो सिमिलरली मल्टीपल फैक्टर्स थे जो कोरोना को होने में लगे थे। उसी तरह से एंजाइटी या बाकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं, वो एक सबका कॉम्बिनेशन वर्क करता है। थैंक यू सो मच सर, आपने एंग्जाइटी के जो बेसिक सिम्टम्स हैं और कौन से लोग हैं जिनमें ये होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसके बारे में बताया। ट्रीटमेंट दे, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, या चाहे कोई वो अपना मित्र या फैमिली मेम्बर, उसके पास कब जाता है? जब वो परेशान। हमारे पास में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत कम हैं,
जिनको रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं। इस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर सामने वाले को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उसको ध्यान की ज़रूरत है। एंजाइटी की क्लासिफिकेशन के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास में कुछ टूल्स भी होते हैं एंजाइटी रिलेटेड, जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, HAM-A करके आपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक साथ 2-3 बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं। तो जैसे डिप्रेशन है और एंजाइटी है, कुछ सिम्टम्स कॉमन भी हैं, और अगर किसी में दोनों साथ से ही डायबिटीज़ के साथ एंजाइटी हो सकती है, और वैसे ही एंजाइटी के साथ डिप्रेशन हो सकता है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ में ये एंजाइटी। जो थेरेपी है CBT, ये मगर जब सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर होगा तब तो काम नहीं करती। ऑब्जर्व करिए लोगों को, आप लुक देखने से ही आपको अंदाज़ा लग जाता है जिस व्यक्ति के आसपास आप होते हैं कि उसके व्यवहार में क्या अंतर है। जैसे मैंने कहा कि काम करती हैं, लेकिन अकेले काम करना मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए कि जो भी साइकेट्रिक इश्यूज आ रहे हैं उनका रीज़न बायोलॉजिकल भी है, वहाँ पे न्यूरोकेमिकल के वो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। एक आप ऑब्जर्व करिए लोगों को, आप लुक देखने से ही आपको अंदाज़ा लग जाता है जिस व्यक्ति के आसपास आप होते हैं कि उसके व्यवहार में क्या अंतर आने लगा है। एंजाइटी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट किस तरह अलग हो सकता है, इस बात पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का सिलसिला चलता रहे। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यूडेमोनिया क्वेस्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।